कहानी का नाम है आखिर बाबू का निर्वासन। बड़ा ही गमगीन मौसम है। झाई झाई चपाट चट सब खाली हो रहा है। सब कुछ बज रहा है। और मैं अभी कुछ देर पहले जब बैठा था तो ये महसूस कर रहा था कि मेरा सर आदमी का है और पैर 5 पैर वाले पौराणिक बैल का। तब मैं अफसोस में था। खटपट दरवाजे बज रहे थे। खिड़की से नीम और चलदल और चिलबिल चिलबिल की सूखी हरी पत्तियां कमरे में घुस आई थी। मैंने चलदल की नंगी डालियों को देखा था। कमरे की कई खिड़कियों के कई चौखटे हैं और मैं जब एक खिड़की की ओर देखता था तभी पीछे से दूसरे पल्ले तप्पट रसीद करने लगते थे। मैं कमरे में अकेला था और अफसोस में सोच रहा था। गो मैं सोचते हुए एक ख्याल करता जा रहा था कि सब खाली हो रहा है। मेरे भीतर कुछ बज रहा था और मैं ये अफसोस कर रहा था कि अब सोच का समय नहीं ढल गया है। समय अब छोटी छोटी सोच का है। मैं गलत कर गया था। लोग बहुत तेजी से छोटे होते जा रहे हैं। लोग छोटी छोटी खुशियाँ जुटाते हैं। दुल्की बाबू छोटी छोटी खुशियों में अपना सोच खपा जात आते हैं और खुश रहते हैं। सोच इससे कम नहीं होता। जाड़े में लोग ओवरकोट में काम रहे हैं। कथरी में लोग दुबके हैं। वरना के बांस के पुल पर लोग हरी सब्जी सर पर लादे हुए नगर में आ रहे थे। गंगा पर कोहरा था। पुल पर इक्के दुक्के लोग थे। कंबल में सिसकारी भरते हुए लोग एक और बोछा रखकर लोग बारसी को घेर कर बैठे थे और आग ताप रहे थे। दुल्की बाबू अथी का लगदक चुन्नीदार कुर्ता पहनकर गली के मोड़ पर खड़े थे। गली में कसेरे कहारनीम पालकी मजदूर और मेहरियाम और इक्के रिक्शे वाले घूम रहे थे। सब्जी फरोश बिसाती कुम्हार गौन हारने कनफटा साधु हलवाई तंबोली सुनार शहर की असली आबादी गली में अपना अपना धंधा फैला रही थी। दुल्की बाबू पत्थर गली से चौखंभा की ओर गुजर रहे थे। एक पुराने इमली के पेड़ के तने को घेर कर पालकी बरदार बैठे आग ताप रहे थे। चौतरे पर दो पालकी एक पुराने किस्म का तामजाम और एक खटोला बांस से लटका कर बंधा था। हवेलियां बड़ा फाटक और काल भैरव मंदिर का अहाता। गली के आखिरी मोड़ से दूसरी तीसरी गलियां फूटी थी। कोने पर रेती साव की तेल की दुकान थी। काठ की हवेली का ये आखिरी छोर था। काठ की हवेली के नीचे से लौकी आम नेनुआ हरी सब्जियों का बाजार शुरू होता था। हवेली के फाटक पर बर्रों का छत्ता था। दुल्की बाबू की कोठी कभी इसी आबाद दुनिया में सांडवाली कोठी के नाम से कुख्यात थी। सांडवाली कोठी से एक रास्ता पंचगंगा घाट की ओर सरक जाता था और सांडवाली कोठी से पेच दर पेच तंग अंधेरी गलियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। हर गली के अंदर एक अलग आबाद दुनिया। कभी दुल्की बाबू के परदादा सांडवाली कोठी की बरादरी में बैठ जाते थे। गली गुलजार रहती थी। फिनसार से ही औरतें मर्दों की टोलियां गंगा नहान पर निकल पड़ती थी। गली की अपनी रौनक थी। कोठी के ऊपर से दुल्की बाबू के परदादा रौनक नहीं देखते थे। वे शिकार दिखते थे। मौका मिलते ही वे थाय थाय गोली दाग देते थे।
दुल्की बाबू के परदादा की गोली उनके मुंह से छूटती थी और उनका शिकार सफेद कपड़े का लग्धक आदमी हुआ करता था। दुल्की बाबू के परदादा के मुंह में पान खुलता रहता था और वे ऊपर से अपना शिकार ताकते थे। सफेद कुर्ता, सफेद धोती, हाथ में चौखड़ा पान और दुकान की उलट ताली। कोठी के दुल्की बाबू के कोठी से दुल्की बाबू के परदादा पान की पीक इस अंदाज से छोड़ते थे कि नीचे गली में चलता हुआ आदमी उनकी गोली से घायल हो जाता था। उसकी सफ़ेद पोशाक रंग बिरंगी चींटे में बदल जाती थी। हक्का बक्का शिकार मुंह ऊपर उठाता था और गाली अपने आप उसके मुंह से बरस पड़ती थी। गली में एक बार मेला लग जाता था। गाली की छड़ी में दुल्की बाबू के परदादा मस्ती से नहाते थे और उनके आदमी अपने धंधे पर लग जाते थे। सांड वाली कोठी में इस धंधे के लिए काफ़ी आदमी थे। सब हुनरमंद थे। दुल्की बाबू के परदादा के आदमी रंग बिरंगी चींटों के शिकार की आव भगत के लिए बाहर गली में आ जाते थे। वे गर्दन चुगाकर शिकार के सामने खड़े हो जाते थे। शिकार को वे सम्मानपूर्वक दुल्की बाबू के परदादा के सामने पेश कर देते थे। बड़ी सफ़ेद चांदनी, उस पर गांव तकिए के सहारे दुल्की बाबू के परदादा बैठे रहते थे। वे शिकार को प्यार से देखते थे और अपने होंठों की गोलाई को बनाए रखते हुए कहते थे, बुको गाली बुको। वे इसी अदा से अपने शिकार से अफसोस जाहिर किया करते थे। शिकार इस अदा पर पानी पानी हो जाता था। चौकी से उतरकर फर्श पर बिछी कालीन के एक बड़े फूल पर वे अपने शिकार को गले पर लेते थे। दोनों भरत राम गले मिल जाते थे और कोठी के आदमी एक राग में गाली जाप करते थे। दोनों जब गले में बाहें उलझा कर खूब गाली बकछक लेते थे, तब तक लुग्गे के दो बड़े पुतले फर्श पर कोठी के आदमी खड़े कर जाते थे। वे लालमुनिया चिड़ैया की तरह कालीन के बड़े फूल पर उठा पड़क करते। गांव तकिए के सहारे चौकी पर ही फिर दुल्की बाबू के परदादा अपने शिकार को लुढ़काते और शिकार उनको गच्चा दे जाता। सांड वाली कोठी के आदमी चांदी की तस्तरी में पान, चांदी के गिलास में ठंडी और चांदी की थाल में नया बुर्राक चुन्नीदार कुर्ता लेकर शिकार के सामने झुक जाते। कुर्ता शिकार को पहना दिया जाता। ठंडाई का गिलास शिकार खुद चढ़ा जाता और पानी लगा पान शिकार को थमाकर और पन्नी लगा पान शिकार को थमाकर परदादा बाबू हाथ जोड़ देते, कहा सुनी माफ करे। परदादा बाबू का यही रोज का शगल था। दुल्की बाबू आज सांड वाली कोठी से उसी अंदाज से गली में झांकते हैं। उनका शगल परदादा बाबू के तर्ज का नहीं होता। वह सुबह गंधी की दुकान से इत्र फुले लेते, केसर का पान मुंह में खुलाते और भयानक सर्दी में पतली अर्थी का कुर्ता पहनकर बाजार में अकेले ही निकल पड़ते। रोज सांडवाली कोठी से वह एक बार गली में उतरते थे। लोग बाग उनकी सादगी की सराहना करते थे और दुल्की बाबू चांदी की डिब्बी खोलते थे। अपनी खास अदा से एक कतरा केसर का पान में रखते थे और झूम कर अपनी सादगी के प्रशंसकों को एक बार देखते थे। खुशी से वे अपने कंधे पर हाथ रखते थे और उसके पान में कश्मीरी केसर का कतरा रखकर मुस्कुराते थे। मुस्कुराते हुए वह चेहरा ऊपर उठा लेते थे और होंठों का गोल घेरा घेर कर एक एक वाह की बड़ी अदा से सरकाते थे,
ये पुराना खून है। और पुराने खून की ताकत पर दुल्की बाबू एक बयान देते थे ताकि लोग आज ये जान सकें कि पुराना खून किन किन मसालों से कायम रखा जाता है। वे परदादा बाबू की बातें करते थे और बताते थे कि एक कतरा केसर असली कश्मीर का जादू होता है। वे जादू की मस्ती में कुछ देर के लिए बहक जाते थे और बहकने पर वह सुनने वालों को एक ख्याल करा देते थे कि वे सांडवाली कोठी के दुल्की बाबू हैं। हाँ, ताव चाहिए ये उनका तकिया कलाम था। अपनी सांडवाली कोठी से सांडवाली कोठी तक वे हर आदमी को जानते थे और ये बता देने में अक्सर उन्हें खुशी होती थी कि अब लोग मसाला जानते ही नहीं हैं। मसाले के जायके में कभी हल्दी, डालडा में भुनी उर्द की दाल और बस यही गरम मसाला अब लोग जानते हैं। वे अफसोस जाहिर करके बताते थे कि हाँ, ताव चाहिए। बादाम, कागजी, पिस्ता, काजू और किशमिश, यह सब शरीर का धर्म है। शरीर के धर्म पर अफसोस जाहिर कर वे एक कंधे से दूसरे कंधे को दबाते हुए सांडवाली कोठी की सीढ़ियां चढ़ जाते थे। उनके एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए कदम ये बताते जाते थे कि अब शरीर धर्म रहा नहीं। कह कर बूता हो जो सरपंच अब ठानी। वे अक्सर अपने सरपंच ठानने पर एक हल्का दुख चेहरे की रेखाओं में उतारते थे। दुल्की बाबू सीढ़ी चढ़ जाते थे और मैं अफसोस में रह जाता था। लोग कितनी आसानी से छोटा छोटा अपना सोच जोड़ते हैं और दिन छोटे छोटे सोच में खपा कर लोग खाली पड़ जाते हैं। केवल दिमाग चलता है और आदमी छोटे छोटे काम करके अपने सोच की मात्रा की समाप्ति पर आ जाता है। मैं अफसोस में था। जाहिर मैं यही कर रहा था कि कुछ उलट पलट नहीं हुआ है। जीवन जहाँ होता है वहाँ कुछ खटपट होता ही है। लू चल रही थी और मैं अपने कमरे से दुल्की बाबू के जाने के बाद से मौसम के साथ साथ सोच रहा था। दुल्की बाबू ने कहा था, यहाँ मसान जलती है। अकेले में एक एक तिल बराबर रोज बढ़कर भी आप तिल फंडेश्वर महादेव नहीं लाएंगे। यहाँ से अब आप कबीर का इकतारा बजाते हुए चलते फिरते नजर आइए। दुल्की बाबू कह रहे थे और मैं सोच रहा था, एक आदमी सहस्त्रतार कैसे बजा सका है। एक अकेला आदमी सिर्फ सोच रहा था और सहस्त्रतार झनझना उठे थे। मैं सोच रहा था और पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। इकतारा बज रहा था और नगर से बाहर जाकर भी मैं अपनी सोच में छोटा नहीं हुआ था। दुल्की बाबू की सांडवाली कोठी, साड़ी की कोठी, ये मसानपुरी, तिलफंडेश्वर, आखिर में सोचता रह गया था और दुल्की बाबू अपना फैसला सुनाकर चले गए थे। मुझे एक हल्के फुल्के पत्ते की तरह विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ दिया गया था। ये अफसोस की बात नहीं थी, यही एक बात थी जो कहीं मुझे निजी स्तर पर मथ रही थी। मैं सोच रहा था, अफसोस में था। मुझे अपना चेहरा बड़ा भयानक लगा था। मैं भयानक चेहरे पर सोच रहा था और 5 पैर और आदमी के चेहरे वाला बाइल मुझे याद आ गया था। बड़ा ही गमगीन मौसम है। छाय छाय चपाट चट सब खाली हो रहा है। सब कुछ बज रहा है। आदमी बज रहा है। आंधी पेच दर पेच गलियां बज रही हैं। मसान बज रहा है। महज परदादा बाबू का शिकार रंग बिरंगी चींटों में हक्का बक्का खड़ा है। गली गुलजार है। लोग झाय झाय बज रहे हैं। अपनी अपनी सीमा में लोग चपाट चट बज रहे हैं। मैं दुल्की बाबू के जाने के बाद भी अफसोस में उसी खिड़की पर खड़ा हूँ।
पत्ते मुझसे लिपट रहे हैं, सूखे हरे पत्ते मुझे घेर कर दौड़ रहे हैं और मैं महसूस कर रहा हूँ कि दुल्की बाबू के परदादा का शिकार कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। मैं तिल तिल कर बढ़ता हुआ तिलमफंडेश्वर की विशाल पिंडिका में अपने अस्तित्व में उदात हूँ और दुल्की बाबू के परदादा अपने पूरे शगल में मुझे ही गोली मार रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो चेहरा मुझे काफी भयानक लगा था, अब वही चेहरा मेरा आत्मीय चेहरा हो गया है और मुझे लग रहा है मैं जीप निकाली हुई काली हूँ जिसकी सवारी निकल रही है। मैं स्वांग रच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ और अफसोस कर रहा हूँ कि लोग अपने अपने सोच के दायरे में मुझसे बड़ा स्वांग रच रहे हैं। कितनी बड़ी सवारी चेदगंज से निकली है। चेदगंज की नकटया नाक कटी आकृति सवारी, मेला ठेला, गुब्बारे उड़ाते लोग, गाली जाप करते हुए आदमी। मैंने कभी अपने छोटे से जीवन में अपने आप को बैठा कर नहीं देखा था। मैं अक्सर अपनी मित्र मंडली में कहा करता था, मैं खुद अपनी सीमा हूँ। मैं सीमा में हूँ। अंधी पेंच दर पेंच गालियों में, टूटे फूटे खावों में, अपनी निजी सीमा में, दफ्तर, विश्वविद्यालय, अतीत, वर्तमान, भविष्य, मेरे लिए सब अपनी सीमा में है। दुल्की बाबू कह गए थे और मैं अफसोस में था और जाहिर ही कर रहा था कि कुछ उलट पलट नहीं हुआ है, खटपट होती ही है। दुल्की बाबू व्यवस्था में आदमी के चेहरे में 5 पैर वाला बैल, आखिर अपने सोच से कोई कहाँ तक लड़ता रहे, लड़कर छोटा ही रह जाए। मेरे भीतर का नींदा असीम है। उस दिन उसी की सीमा में मैंने अपना निर्वासन स्वीकार कर लिया था। मैं हार गया था। एक दिन सुकरात ने मेरी तरह स्वीकार किया था और विष पी लिया था। काले प्रेत आंधी पेंच दर पेंच गलियों में छुट्टे घूम रहे थे। वे इंसान का दबा रहे थे, सांड की तरह इंसान को दबोच रहे थे और सुकरात विरोध में अकेला हार गया था। उसने स्वीकार कर लिया था, विष पी लिया था। मौसम में झुलस है, लू सब कुछ उधेड़ रही है। मैं अफसोस में सोच रहा हूँ, 5 पैर वाले बैल और नगर के निर्वासित सुकरात के साथ मैं बेहद अकेला रह गया हूँ। उस दिन मेरा मन सुबह से ही अजीब ढंग से उदास था। अकेला मैं कमरे में लौट आया था। एक एक कर लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। महेशु पंडा ने मुझे कायर कहा था। दुल्की बाबू ने हवाई शिकारी कहा था। मेरे साथ उठने बैठने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर, नेता और मेरे प्रिय छात्र मुझे देख रहे थे और मन में बुदबुदा रहे थे। मुझे हताश कायर बताकर वे भीतर भीतर मुझे धिक्कार कर चले गए थे। वे सब कानून की शरण में पहुंच चुके थे। मुझे पीछे छोड़कर एक एक कर सभी आगे जा चुके थे। मैंने एक एक खिड़की के पल्ले लगाए थे। खिड़की बंद करने के बाद भी वह काला प्रेत, काला मुस्टंडा सांड आ गया था। वह अपने सींग मेरे पेट में धंसाए जा रहा था और मैं बचाव के दाव खोज रहा था। हक्का बक्का था। मैं जानता था वह हर पेट कर आदमी को पटक देता है। वह आदमी की छाती पर सवार हो जाता है। मैं अजीब ढंग से उदास था और सोच रहा था कि बचाव का कोई दाव आज के आदमी के पास नहीं बचा है। वह केवल हारता है, निर्वासित होता है और चटाक कचट मौसम के साथ बजता रह जाता है। काला मुस्टंडा सांड मेरे पेट में सींगें धंसा कर कह रहा था, कायर कायर कायर। मैं सोचते हुए अफसोस कर रहा था। मैं सिमटता जा रहा था। लोग अभी अभी मुझसे कह गए थे कि मैं स्वार्थ समर में हार गया हूँ।
मैं टहलते टहलते इतनी दूर निकल आया था। खाट पीछे छूट गए थे। गंगा में कुछ बजरे बांधे थे। बालू पर एक लकड़ी का पट्टा था। दूर तक हरे भरे खेत थे। खेत में अरहर के पीले फूल थे। और मैं उस दिन भी अकेला था। नगर की सीमा पर अकेला खड़ा था। दूर के बजरे पर बाबा दिखाई दिए थे। बाबा अधोवस्त्र पहने थे। बजरे से नीचे उनकी टांगें झूल रही थी। भक्त जल में खड़े थे। मैं भी उस दिन वहीं जा पहुंचा था। बाबा ने पूछा कुछ नहीं था। मैंने बाबा के आगे कोई सवाल भी नहीं रखा था। केवल बाबा की मुट्ठियां बंधती थी और ऊंचाई पर उनकी खाली हथेली चमक जाती थी। वे केला संतरा फेंक रहे थे। घुटने पर गंगा के जल में भक्त प्रसाद की खोज कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं खोजा था, कुछ उठाया नहीं था। फिर भी मैं अद्भुत प्रसन्नता से खिल उड़ा था। जी है दे दे, जो है दे दे। टहलता हुआ जब मैं वापस लौट रहा था, मैं गुनगुना रहा था। रिक्तता, हल्कापन, गौरव, पूर्णता। मैं एक एक शब्द पर सोच रहा था और प्रसन्नता से, अद्भुत उत्साह से गा रहा था। मेरी नाभि से स्वर फूट रहे थे। मेरी आवाज़ खुद मुझे गंभीर मृदंग की तरह लग रही थी। मृदंग से आवाज़ फूट रही थी और मैं सोच रहा था, मैं मृदंग हूँ। चारुदा होनी है, मैं प्रिय की चारुदा होती है। और मैं अद्भुत प्रसन्नता से हाथ छाड़कर गुनगुना रहा था, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुदा। अंधी गिली के मोड़ पर उस दिन वह खड़ा नहीं था। टहलते समय वह मुझे रोज यहीं पटरी पर खड़ा मिलता था। कभी कभी वह पटरी से नीचे उतरकर सड़क के बीचों बीच में भी खड़ा हो जाता था। अक्सर वह बीच सड़क में खड़े होकर कुछ बुदबुदाया करता था। उसके पेट में लटकी लटकी एक लकड़ी की पट्टी रहती थी। वही उसकी सचल दुकान थी। उसके पेट पर झूलती हुई दुकान, आंखों पर मोटा शीशा, चेहरे पर ख्यालों की सूखी छुरियां और धब्बे। वह सजल दुकान के एक एक सामान को प्यार, खींच और मायूसी से टटोलता था और ग्राहकों को आवाज़ लगाता था। जब वह ये महसूस कर लेता था कि ग्राहकों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है या ग्राहकों ने उसका सरो सामान व्यर्थ समझ लिया है, मायूसी से वह अपने पेट पर उंगलियां बजाने लगता था। आज वह नहीं था। मैंने अंधी गली के मोड़ पर उसे देखा। वह वहाँ भी न था। बीच सड़क में सांड लड़ रहे थे और उसे न देख पाने की वजह से मैं फन्ना उठा था। उसकी सचल दुकान के छोटे छोटे सामान मुझे अचानक बड़े मूल्यवान लगने लगे थे। उसके पेट पर रेखी कंघी, टिकुली, गट्टा पारचा के डिब्बे, शीशे का छोटा गिलास, नन्हे बच्चे की हथेली के बराबर शीशा। मैं अफसोस में था। उसकी सचल दुकान का ग्राहक कहीं मिस ढलते वक्त में कोई नहीं रह गया था। अंगूठे से वह आंखों पर अटके मोटे शीशे को मलता था और ग्राहकों की ओर देखता था। चश्मा उसका टूट गया था। कानों पर सुतली बांधकर उसने चश्मा अपनी आंखों पर अटका लिया था। चश्मे के टूटे शीशे से वह पेट पर बंधी दुकान को देखता चलता था। मैं टहलने के बाद रोज उसे देखता था। केवल उसे उखड़ी उखड़ी निगाहों से मैंने एक बार देखा था, फिर पटरी से आगे बढ़ गया था। मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने कभी रुककर उसकी दुकान से एक सीटी या तुरही भी नहीं खरीदी थी। मैंने कई बार सोचा जरूर था कि कभी एक सीटी या गिलास या एक गर्भजात शिशु के लिए दर्पण ही खरीद लूंगा। मैं सोचते हुए एक बार फिर फन्ना उठा था।
मुझे लगा वो मेरा पूरा उत्साह, मेरी पूरी अद्भुत प्रसन्नता सोख चुका है। जितना ही मैं अफसोस कर रहा था, उतना ही उसकी सचल दुकान मुझे याद आ रही थी। अचानक वह अपनी हथेलियां अपने माथे पर बजाने लगता था। कभी हथेली से वह अपना माथा ठोकता था, टूटे चश्मे से ग्राहकों को खोजता था और हताश होकर व्यर्थ बुदबुदाता था। आज वह अंधी गली के मोड़ पर नहीं खड़ा था। मुझे लगा था उसका न होना एक अपशकुन है। वह क्यों नहीं है, मैं अफसोस भरी चटपटाहट में सोच रहा था। उसे भी क्या नगर से किसी बात पर निर्वासित कर दिया गया है, मैंने सोचा था, अफसोस किया था, और मेरा उत्साह सोख कर वह मुझे सोखे जा रहा था। मेरा निजी अफसोस मेरे दिल से उतर गया था। बात बहुत साफ थी। मैं फिर भी उलझा हुआ सड़क से चला जा रहा था। मैंने सोचा था, जब एक साथ कई सवाल उठ आते हैं तो आदमी चारों तरफ नजरें फेंकता है, नजरें दौड़ाता है। मेरी विवशता यही थी कि मैंने अद्भुत आनंद के बाद पहली बार जिसे खोजना चाहा वही नदारत। आखिर कोई खटक है जरूर, कुछ अखट खटने वाला है। आज मैं चारों ओर नजर दौड़ा कर नहीं देखूंगा। जो मुझे त्याग गए हैं, जिनसे मैं स्वार्थ समर में हारा हूँ, वे अदबदा कर मेरे सामने आ जाएंगे और मैं कारण ही खोजता रह जाऊंगा। मैं खोजने की कोशिश करूंगा और वह डेढ़सी के पुल से काशी करवट तक गंडासा, बल्लम, लाठी और गाली बरसाते हुए चले जाएंगे। एक काला युद्ध है, काला सांड, काला प्रेत, चंद्रकांता संतति की खोज से मेरे पीछे आते हुए जासूस। उनके होंठों पर गाली नामा है और चेहरे पर चिप 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 हा चिप चिप हाट। मैं कारण खोज करता हूँ, मैं अफसोस करता हूँ, मैं सोचता हूँ, और चंद्रकांता संतति की खोह से आए हुए प्रेत किसी टीले के पीछे सरक जाते हैं। टीला दरवाजा खोलकर उन्हें भीतर खींच लेता है। मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, फिर बात आसानी से समझने भी लगता हूँ। मैं सोचता हूँ वो पीछे लगा है, लगा रहे। मैं बड़े विश्वास से खुद को समझाता हूँ, खुद के लिए एक बचाव का तर्क खोजता हूँ। मैं अफसोस में खुद से कहता हूँ, मैं उसकी ओर आंख उड़ाकर भी नहीं देखना चाहता हूँ। वो काला भुज पीछे लगा है, लगा रहे। मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहता। कमरे में अकेला बैठा उस रात में भविष्य के लिए सोचता रहा। भोर से ही लू खिड़की दरवाजों पर थप्पड़ मारती रही। लोगों के पास छोटे छोटे अपने अपने आज के नुस्खे हैं। जोड़ के छोटे छोटे सही खाते महेशु पांडे, काले भुज सांड और दुल्की बाबू के पास है। वे छोटे छोटे स्वार्थ के दायरों में ही खुश है। इतिहास में राजपथ खोजने वाले लोग भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं, वे राजपथ के लिए जीते हैं। अंततः वे अपने ही भविष्य की काट खोज लेते हैं। मैं छोटे नुस्खों भरी जिंदगी, छोटे स्वार्थ समर और इतिहास के राजपथ से निर्वासित कर दिया गया हूँ। मैं अकेला था क्योंकि भविष्य के लिए सोच रहा था। एक हड्डी का पतला दुबला एक युवक मेरे पास आ गया था। उसकी पतलून और कमीज मुसी हुई थी। वह खड़ा था, मैं अफसोस में था और जाहिर कर रहा था कि कुछ हुआ नहीं है, कहीं कुछ उलट पलट नहीं हुई है, सब यथावत है। युवक दो एक शब्द बोला था। उसे विद्यालय से निकाल दिया गया था। वह अब आमरण अनशन कर बैठने जा रहा था। वह हक की बात बता रहा था। अपनी आवाज में वह सब कहकर भी मेरी ओर देख रहा था।
और मैं अफसोस के बावजूद आदमी के चेहरे और 5 पैर वाले बैल पर सोच रहा था। युवक वर्तमान को बदलने के लिए लड़ने को सन्नद्ध था। मैं पौराणिक चरित्र की खोज में था, बेहाल। वह खड़ा था, मैं चौकी पर बैठा था। मैं उसे या लू को नहीं देख रहा था। मुझ में आदमी के चेहरे और 5 पैर वाले पौराणिक बैल की आबाद गति आ गई थी। आबाद गति, असीम नियंता, पौराणिक मिथ। मैं इस राजपथ की दुनिया से निर्वासित था। मेरे हाथ मेरे काबू के बाहर थे। मेरी अलथी पालथी में बंधी टांगे नृत्यरत थी और मैं बोले जा रहा था, अकेला आदमी को अकेले में हारता है। मैं अवास्तव था और विशाल पौराणिक आबाद गति मुझे चला रही थी। मैंने कहा था, ये अजीब देश है, यहाँ फक्कट होते हैं, यहाँ साधु इकतारा बजाता है, अकेले रहता है, आदमी और सितार के सहस्र तारों को झंकृत रखता है। वही आदमी होता है, वही फक्कट होता है, वही इकतारा बजाने वाला भविष्य के लिए सोचता है। अपने स्वार्थ के राजपथ की प्रलोभन की सुरंगों को वह बंद कर आता है और अपने आदमी को झंकृत रखता है। जो उस आदमी को सुनता है वह हर कहीं बज उठता है। मैंने उस पतले दुबले युवक के रूखे होठों को देखा था। उसकी चमकती तेज आंखों में झांक कर देखा था और पूछा था, इकतारा क्यों बजाते हो? वो मेरा मुंह देखे जा रहा था। मैंने पूछा था, अकेले क्यों फटफटाते हो? बजाओ ऐसा सितार, सहस्र तारा बजाओ, सोया हुआ देश जाग जाए, जागा हुआ देश उठ जाए, उठे हुए लोग चले और सारा वायुमंडल चरेवदी चरेवदी कह उठे। वो चला गया था। मैं आलथी पालथी मार कर वहीं बैठ सका था। सूरा सुबह का अखबार फेंक गया था। खुली खिड़की से लू के झोंके आ रहे थे। सूरा की आंखों के बड़े बड़े फटे हाल डेले चमक रहे थे। खिड़की पर उसका मचौला कद था। चेहरे पर मैली मुस्कान थी जो बता रही थी कि सूरा की आंखों ने रोशनी को बहुत जाते हुए महसूस किया है। सूरा के फटे हाल डेलों में अब अंधेरे के धब्बे तैरते हैं। लू बह रही थी। सूरा दूसरे घर की खिड़की पर मुड़ गया था। पीठ पर फटा चीकट कुर्ता, कुर्ते पर झूलती दफ्ती, दफ्ती पर चमकते हुए बड़े बड़े अक्षर, अखबार अखबार अखबार। मैं सोच रहा था, खिड़की पर देख रहा था। सूरा की लाठी में बंदी खड़ियों की आवाज दूर होती जा रही थी। मेरा अफसोस वापस आ गया था। वह मेरी आबाद गति को सोख रहा था। प्रलोभनों ने मुझे पथभ्रष्ट कर दिया था। क्यों? यहाँ आकर मैं छोटा और दब्बू बन गया था। बस मंजू पांडे मेरे कंधों पर मेरा शव लाद कर बोला था, साधना अधूरी है तेरी। मंजू पांडे हंसा था। मैं दीवार स्वप्न देख रहा था। मेरे कंधे पर शव लदा है और मंजू पांडे की छत फांद हंसी है माहौल में। मैं दबा जा रहा था। मंजू पांडे ने मेरे कंधे पर लदी लाश से थोड़ा कुपट लिया था। मदक की गोली से थोड़ा सा कुपट कर खुदाबख्श और लल्लन सिंह मिट्टी की गौरैया हाथ में थामे बैठे थे। मंजू पांडे हंस रहा था। मैं लाश के बोझ के बावजूद आश्चर्यचकित था। मिट्टी का गौरैया, उसके सर पर रखे मेरू और उस पर बबूल की पत्ती के कोयले की टिकिया। मैं आश्चर्य से देखे जा रहा था। ये मंजू पांडे कहाँ से सिविल या अवैध अड्डा उखाड़ लाया है? लल्लन सिंह शायरी बखान रहे हैं। अखाड़े में नई तर्ज की लल्लन सिंह ने छेड़ निकाली है। डफली, छाछ, मजीरा की संगत है। सारा महल
नई छेड़ की जवाबी शायरी के लिए खुदाबख्श की ओर टकटकी बांध कर देख रहा है। दोनों खुदाबख्श और ललन सिंह भैरव नूरगुनियाम के चेले हैं। ललन सिंह जात के राजपूत है पर है पक्के मगदजी। उनके चेले उन्हें घेर कर बैठे हैं। सामने की चौकी पर आलती पालती मारकर खुदाबख्श बैठे हैं। मोहल्ले की निचली पीढ़ी दोनों ओर जमी है। निचली पीढ़ी के अगुआ छाट है दीपक चंद अगरहरी अग्रवाल हैं और लल्लन फांट के पीछे बैठकर गा रहे हैं गौरैया के सिर पर मेरू। खुदाबख्श के असली चेला है रामचरित्र महाराज। जब से रामचरित्र महाराज ने घर पर फाटिन बैठा ली है, सारा मोहल्ला खुद उनका लड़का राम परिच्छन महाराज उनके खिलाफ हो गए हैं। मगर खुदाबख्श की नूरगुनियाम और फाटिन की फूली फूली मुलायम रोटियाम और मतकशियों की संकट में जवाबी हमले के लिए वे डफली लेकर तैयार रहते हैं। कजली में खुदाबख्श की जवाबी छेड़ लल्लन फांट ने लहरा कर फेंकी है और पहली छेड़ में ही खुदाबख्श की मंडली तिलमिला उठी है। मगर रामचरित्र महाराज हंस रहे हैं। उनका चेला अफीम से मदद की गोली बना रहा है। महाराज ने गोली से थोड़ा सा कुपट कर गौरैया हाथ में उठा ली है। दीपक चंद अग्रहरी समझ गया है कि रामचरित्र महाराज आपकी दम लगाकर सब मस्करी छाड़ देंगे। वो जानता है चरित्र है कौल का पक्का। गुरु को छेड़ कर कोई चला जाए, ये कभी चरित्र के होश में नहीं हुआ। मंजू पांडे इस पर भी हंसे जा रहा है। मैं अफसोस में सोचे जा रहा हूँ, ये छेड़ कहाँ जाकर फटेगी। हर जवाबी हमले की छेड़ एक दूसरे जवाबी हमले में भड़क जाती है और दोनों समानांतर चौकियों के नूरगुनियाम हुमुच कर जवाबी तर्ज बदलने लगते हैं। करखा जोरदार हो गया। अवैध गांजे अफीम मदक का अड्डा उजड़ गया था। घर बेदखल हो चुका था। मगर राम परिच्छन महाराज कमर में लाल गमछा, कंधे पर लाल चूनर, हाथ में गौरैया लिए बड़े चौतरे पर बैठे हैं। है कोई सिविल के उजाड़े वाला? वे कंधे पर रिखी चुनरी उठाकर घुटने मोड़कर बैठ गए हैं। टेंट में गांजे की कली, गांठ में मूंज की बात। सिविल या अवैध अड्डा उजड़ गया है। खुदाबख्श मर गए हैं। ललन फांट गुजर गए हैं। अड्डे की बिक्री ठप पड़ गई है, पर परिच्छन मस्त है। चौंतरे के बीच में नीम का पेड़ है। पेड़ पर कई मिट्टी की गौरैया झूल रही है। परिच्छन का वैसा ही ठाट बाट है। वो रामचरित्र महाराज और अग्रहरी के बाद का बेजोड़ दिमाग है। जहाँ रहता है एक हुनर सीख लेता है, एक चाल फेंकता है और 1 रुपया हाथ में नचाकर वह फिर सिविल का मैनेजर बन जाता है। सड़क, गली, स्टेशन, खाट कुखाट परिच्छन की मैनेजरी जमी रहती है। मोहल्ले के बड़े बड़े मतकची छक मारते रहते हैं। खुद रामचरित्र महाराज बुढ़ौती में फाटिन की फेर में नाच नाच कर थक गए हैं। परिच्छन अपनी गौरैया पर गांजे का जगान करता है। नई तर्ज की नूरगुनियाम छेड़ता है। फिर मस्ती से नए धंधे की ईजाद करता है। और रामचरित्र के साथ बैठता है और मंडली उखड़ जाती है। वह एक एक को छेड़ता है। चले है जगाने। लोग उसकी छेड़ से जलकर जट्ठा हो जाते हैं और परिच्छन अपनी ख्याली या साफी कली गूंज और गौरैया के सिर पर मेरू गाने में झूम जाता है।
मैंने खुद से पूछा, क्यों रे, आखिर तू कब झूमता है? मेरा मन मुझसे नाराज था, जवाब तक नहीं देता है। गुड़ 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 बोले रे गौरैया, वह गाने लगता है और उसके हाथ की मिट्टी की गौरैया बोलने लगती है। चौतरे से इधर उधर बिखरे हुए लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर खुले चौतरे पर बैठ जाते हैं और पेड़ के तने में झूलती अपनी अपनी गौरैया को बजाने लगते हैं। फिर नीम के तले अड्डे के बीच में परिचिन की मैनेजरी चल पड़ती है। फिर वैसी ही चक चक परिचिन जोश में गाता है, गुड 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 बोलती गौरैया, नाही तो गुस्सा आई तोह के देवे फोड़ रे गौरैया। गौरैया के माथे पर मेरू चढ़ा रहता है। दंगल में गर्मी आ जाती है। लोग गाली गुत्ता पर उतर आए हैं, फिर भी लोग अपनी अपनी करखा में मस्त है। मंजू पांडे मेरे कंधे पर झूलती लाश से फिर कुछ कुटक रहा है और मैं हंस रहा हूँ। मेरे आगे पीछे काले धब्बे हैं, काली छाया है, काले जासूस है, जीभ निकाली हुई काली है और इसी माहौल में मुझे देखकर मंजू पांडे हंस रहा है। मंजू पांडे कहता है, यहाँ लोग शव पर साधना करते हैं। तांत्रिक ऐसे आदमी का शव चुनते हैं जो कुलीन हो, वीर गति को प्राप्त हुआ हो। मैं अपनी कुलीनता पर सोचता हूँ, गुजरे हुए जमाने की सामंती सभ्यता पर अफसोस करता हूँ। और मंजू पांडे हंसता है, ये शव है, कुलीन है, तुरंत मरा है, वीरगति को प्राप्त किया हुआ है, प्रसन्न चित्त मरा है। अब इसे ठोते रहो, शव को जगाते रहो, शव का मुंह उल्टो। जहां भी रहोगे शव तुम्हारे कंधे पर लदा रहेगा, यही तुमसे बोलेगा, यही तुमसे छेड़ेगा और आंख रहते हुए भी तुम्हारी आंखें अंधेरों के धब्बों में शव साधकों से उलझ जाएगी। वर्तमान में उठे हुए तुम्हारे पैर ठहर जाएंगे, तुम्हारी जागी हुई इच्छाएं बैठ जाएगी। तुम्हारा मैं कान बंद कर लेता हूँ, आंखें मूंद लेता हूँ, होंठ सिल लेता हूँ। काली आकृतियाँ मुझे थक्के देती है। काला सांड अपनी सींग मेरे पेट में धंसा कर मुझे ऊपर उठा लेता है। मंजू पांडे कान पर रखी मेरी हथेलियों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाता है। तुम्हारा संकल्प क्या अपनी मुक्ति है? यही व्यक्तिवादी तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारे नगर की सामंदी सभ्यता है। मैं काले सांड की सींग पर आकाश में टंगा हुआ चीखता हूँ। मैं अपनी गणना इतिहास शव के उन अधूरे साधकों में करता हूँ जिन्हें प्रलोभनों ने पथभ्रष्ट कर दिया है। मंजू पांडे हंस रहा है। सफलता, चरितार्थता, कृतार्थता के अधिकारी भी तो तुम ही रहे हो। मैं काले सांड की सींग पर टंगा हुआ चीखता हूँ। मैं नगर के निर्वासित हूँ, मैं सभ्यता में लांछित हूँ, मैं भीरू किस्म का साधक हूँ। मंजू पांडे हंसता है। तेरी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जा नगर से चला जा, शव हो जा और शव को ठोते हुए सोचता रहे और टुकराता रहे राजपद के स्वांग को, फ्रिज को, कमेटियों की अध्यक्षता को, सरकारी फत्ते को। तू तो आत्मजीवी है, घबरा क्यों रहा है? मैं सांस लेने के लिए ताकत बटोरता हूँ। मंजू पांडे हंसता है। आंख खुल जाती है। मंजू पांडे मेरे करीब बैठा है और हंस रहा है। सड़क पर काला सांड हाँफ रहा है। सिर्फ दुल्की बाबू चांदी की डिब्बी खोलकर एक बीड़ा पान मुझे थमा कर कह रहे हैं, शरीर धर्म ठानना बड़ा ढेठा काम है पंडित। फट्टू साव तेल के मालिक है। मैं सोचता रहा हूँ, यही लोग क्यों मंजू पांडे के इशारे पर हम आए हैं। यही लोग अब तक मुझे नगर से खदेड़ चुके हैं। काला भुज,
कल भी इसी तरह चौराहे पर नाच रहा था। कल भी इसी तरह मुझे गाली देकर खुशी जाहिर कर रहा था। मंजू पांडे हंस रहा है। जा, शव कंधे पर तेरे लदा रहेगा। तू इसे छेड़ेगा और ये तेरी जवाबी छेड़ निकालेगा। जब तू थकेगा ये हंसेगा। तू घबराएगा और ये आंखें रहने के बावजूद तुझे अतीत के अंधेरे धब्बों में उलझा जाएगा। बड़ी से बड़ी सभ्यताएं आंखें रखते हुए अंधी हो जाती हैं। हिप्पी, मतक, मर्जुआना, यौनाचार, प्रलोभन, शगल। अपनी छठी इंद्री को जगा और देख, आधी सभ्यता दो आंखों के बावजूद अंधी है। मंजू पांडे हंसे जा रहा है। सांड हाफ रहा है। काला पुच नाच रहा है। अकेला मंजू पांडे हंस रहा है। अचानक मैं महसूस करता हूँ मेरी पीठ में एक आंख उगाई है। मेरी पीठ की आंख पीछे अतीत की ओर देख रही है और मेरी दो आंखें मंजू पांडे को घूर रही है। मेरी पीठ में गंगा है, घाट है, सीढ़ियों पर लदे हुए गेंडों की आकृति की उभरी हुई हवेलियां हैं। गंगा में शांत बजरे हैं। सुबह के भभूपुते आकाश में गुलाबी रंग घुल गया है। मछुए जाले बिछाकर छोटी छोटी डोंगियों में लहरों को काट रहे हैं। वरुणा और गंगा का संगम। गंगा का पाट चौड़ा है और वरुणा का पाट सूखे नालों की तरह सिमटा सिकुड़ा है। वरुणा पर दो बांस डाल दिए हैं और सर पर बोझा लादे हुए मैले फटे हाल लोग नजर में आ रहे हैं। गंगा के पुल के नीचे कांपती हुई नावें, खंभों से टकराती लहरें हैं और एक सफेद तैरती हुई चादर जल पर हवा में फूल आई है। मंजू पांडे हंस रहा है। वो मेरे सामने खड़ा हुआ है और मेरी पीठ की आंख में गंगा है और वह हंस रहा है। शायद शंकर ने इसी तरह कभी नृत्य किया होगा, मैं सोचता हूँ। इस सफेद फूली हुई चादर पर मंजू पांडे क्यों तांडव नृत्य कर रहा है? उसकी मुद्राएं कठोर है, उसकी उंगलियों में लोच है, उसकी टांगें नृत्यरत है। मंजू पांडे हंस रहा है। देख, ये 7 कुलीन आदमियों की शव है। वो बता रहा है। मेरी पीठ पर उठी आंख चकित होकर देख रही है। ये 7 आदमी कभी कभी मरे हैं। ये वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, ये प्रसन्नचित नहीं मरे थे। इन्हें राजपथ की सभ्यता से जबरन वनवास दिलाया गया था। ये 7 शव 7 दिन है। सोम, मंगल, बुध, बीफय, शुक्र, शनि, रवि, सभ्यता के निर्वासित 7 दिन। अब ये शव है आधी प्रसन्न और आधी कुलीनता के, आधी सभ्यता और आधी असभ्यता के हैं। शव काले भुज सांड से पूछता है, बोल तू क्या चाहता है? काला भुज सांड चंद्रकांता संतति के काले जासूस से पूछता है, बोल तू क्या चाहता है? काले जासूस से दुल्की बाबू पूछते हैं, बोल तू क्या चाहता है? केसर, फुलेल, पिस्ता, देह धर्म, बोल क्या चाहता है? 7 लाशों का मेहताना, बोल कुछ तो बोल बोल। मैं चीखना चाहता हूँ। मैं भीरू किस्म का साधक हूँ, मगर मेरी वाणी कंठ में फंस जाती है। मेरी सांस अटक जाती है। खुदा बख्श खड़ा है, दे। एक हाथ से गौरैया के सिर पर मेरू रख और बराबरी की नई छेड़ मुझसे सीख ले। खुदा बख्श खड़ा है और नई तर्ज की निर्गुनियां छेड़ रहा है। गुड 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 बोल दी गौरैया। मंजू पांडे हंसता है और मेरा दिल धड़कता है। नगर औंधे मुंह लेटा है। मैं सोचता हूँ, मंजू पांडे कहता है। गंभीर साधक डरा रहता है, प्रलोभनों को टकराता जाता है और स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है। मैं तेरे बाद भी नगर में रहूंगा, नाचूंगा, नचाऊंगा। मैं देख रहा हूँ नगर जिसमें लाटू बाबू है, फट्टू साहब है, शिष्या बाबा है, महेशु पंडा है, काला भुज सांड है, दुल्की बाबू है,
हुस्ना की बाई के पैर मींचते रामचरित्र महाराज है, सूरा अखबार वाला है, नंगा अवखट है, अफसोस में अपना कपाट ठोकता सजल दुकानदार है। मैं देख रहा हूँ घाट, पुल, गंगा, आंधी, सड़कें, ताल, लाल मुनिया, काका कौआ सब औंधे लेटे हुए नगर में सरक रहे हैं। गली आबाद है, दुकानें सजी है, केवल आधा नगर औंधा लेटा है। गंगा में 7 तुरंत मरी हुई लाशें हैं और मंजू पांडे हंस रहा है। वह खड़ा है और मेरी पीठ की आंख उसने अपनी हथेली से मूंद ली है। भाग के नशे में मंजू पांडे बता रहा है, नगर से निर्वासित तो अकेला आदमी नहीं है, आधा नगर उलट गया है और आधे नगर ने तेरे कंधे पर अपना अतीत लाद दिया है। अब तू है, तेरे कंधे पर लदा आधे नगर का शव है, तेरी अधूरी शव साधना है। सोच और अफसोस कर और नगर से बाहर हो जा, यही तेरी नीति है। जा, सोच, अफसोस कर और कंधे पर लदी लाश से पूछता रह, बोल तुझे क्या चाहिए। मंजू पांडे हंस रहा है। ये शव अब तुझसे नगर की भाषा बोलेगा, ये अब तुझे नए तर्ज की छेड़ सिखाएगा, ये तुझे नए से नए शक्ल में थकाता रहेगा और आंख रहते हुए भी तू अंधेरे के धब्बों में उलझता जाएगा। जा जा जा, मंजू पांडे लताड़ रहा है मुझे। मैं कमरे के बाहर अकेला खड़ा हूँ। लू से लदे हुए आम झर रहे हैं। एक आम में काला धब्बा है, ठीक वही मेरे सामने लुढ़का पड़ा है। सड़क खाली है, सूखी हरी पत्तियां दौड़ रही है। हाथों में बांधे पत्तियां समूह नृत्य कर रही है। पैरों से पैर मिलाकर घेरा बनाकर पत्तियां ताल देकर नाच रही है। सूरा खिड़की पर अखबार फेंक गया है, उसकी छाती पर बजती खंडियां खनखना रही है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सड़क, मोड़, गली, भीड़ भरी सड़क है। शिक्षा शास्त्री लोहे के छत को चमका कर नाच रहे हैं। अज्ञान नाम सत्य है। शिक्षकों के साथ हवेली में बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ में हिप्पी युवक युवतियां हैं। शिक्षा शास्त्री चादर पहने हुए हैं। एक गोरी युवती है, चंडीदास की तरह नाच रही है। शिक्षा शास्त्री नाच रहा है। अज्ञान नाम सत्य है, अज्ञान नाम सत्य है। डेडसी के पुल के अंधी गली के मोड़ पर वह पटरी पर बैठा है। उसकी सचल दुकान का सामान उसके पेट पर बंधी पट्टी पर लुढ़का पड़ा है। वह तेजी से अपना माथा और अपना पेट बजा रहा है। वह अफसोस कर रहा है, उसके ग्राहक नहीं है। वह अपने भाग्य को पीट रहा है। भीड़ भरी अंधी गली से आने जाने वाले कभी कभी उसकी ओर देखते हैं, कभी हंसते हैं, कभी वो आंख के मोटे शीशे पर अंगूठा रगड़ता है और माथा टोकता है। अदबदाकर मैं राम रमाती बैंक की सीढ़ियां चढ़ने लगता हूँ। आंगन में औरतों की भीड़ पटी पड़ी है। वे जल्द से जल्द अपनी परलोक की सीट आरक्षित करा लेना चाहती है। मर्द घुटनों के बल बैठे हैं और अपने अपने स्वर्ग का पारपत्र बनवा रहे हैं। मैं संगरी सीढ़ियों से नीचे अंधी गली में लौट आता हूँ। कबूतर, बादशाह, लाल मुनिया, काका कौआ, कबूतर, भूरे लाल चिंदियों वाले, मोर, सुग्गे, गंदी गली, मैली नाली, संगरा रास्ता मलबे से बंद है। बड़े बर के पेड़ के पास वह नंगा पटरी पर घूम रहा है। उसके पीछे पीछे सावजी है, हाथ जोड़े हुए। कुत्ता टांग उड़ाकर मलबे पर मूत रहा है। मलबे के ऊपर जनेऊ कान पर चढ़ाए माती पंडा दिशा फारिक हो रहे हैं। केरल के छात्र कुरूब चटाई कंधे पर रखे हुस्ना की बाई के घर का दरवाजा पीट रहा है।
शाम हो गई है, मैं नगर से जा रहा हूँ। ये आखिरी शाम है, मैं मंदिर के अहाते में अकेला बैठा हूँ। शाम का रंग घुल रहा है, सड़कें गलियों से जुट गई है। आदमी और आदमी, मंदिर का घंटा खनखनाता है। मैं आंखें खोलता हूँ। अब लंबा निर्वासन, लंबी यात्रा, लंबी उछाल। मेरी छठी इंद्री सजग है। मेरे सामने एक आदमकद मूर्ति खड़ी है, शायद हनुमान, शायद तांत्रिक, शायद कबीर की। मैं मूर्ति को एक तक देख रहा हूँ। उसके एक हाथ में काशी विश्वविद्यालय है, एक हाथ में रामनगर का किला है। मूर्ति एक बार एक हाथ उठाती है और चटकने की, फूटने की, लड़खड़ा कर गिरने की आवाज आती है। वह मूर्ति दूसरी बार हाथ उठाती है। उसके हाथ में कला सदन है, हिंदी सभा है। मूर्ति विराट है, जो मैं नहीं कर सका उसे मूर्ति उठाती है, पटकती है, उठाती है। मैं देख रहा हूँ और हंस रहा हूँ। सब टूट रहा है, सब चटक रहा है। उसके पैर पर ठेठा खुमाव लेकर गंगा बह रही है। उसके उत्तर शहर बसा है। मूर्ति के कंधे पर चढ़े हुए खाट के विशाल शिवालय हैं। शिवालय पर उलटकर लुढ़की पुढ़की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों में धसी हुई गलियां मुंह बाएं खड़ी है। खाट पर उल्टे दुल्की बाबू के परदादा की आकृति है। पसरे हुए दुल्की बाबू है। हाथी की तरह सूंड उठाए मकान के छज्जे है। शुतुरमुर्ग की तरह उस मूर्ति के कंधे पर झूलता हुआ पुल है। वह मूर्ति औंधे लुढ़के हुए सांड की तरह सारे शहर को उठाकर नाच रही है। अचानक अंधेरा बढ़ जाता है। समीप की भीड़ काली मत्ती हुई रस्सी की तरह ऐंठने लगती है। क्या वह काल पुरुष है? मूर्ति के चेहरे पर लंका दहन के समय के हनुमान सा उल्लास है। उसकी छाती खुली हुई है और उस खुली खिड़की से काला पुच्छ, काला सांड, काला जासूस दांत निपोर कर हंस रहे हैं। आठी का कुर्ता पहने, दुपल्ली टोपी लगाए दुल्की बाबू अंधी किली के मोड़ पर खड़े हैं और शहनाई पर गद बज रही है। शहनाई वादक के गाल पर छोटी छोटी कचौड़ियां फूल आई है। मैं हंसता हूँ, अफसोस करता हूँ, देखता हूँ। दुल्की बाबू गा रहे हैं, सगरी देहिया बलम की जमींदारी भई। मैं हक्का बक्का सोच रहा हूँ, इतनी विशाल मूर्ति के दिल में इतने छोटे छोटे लोग। आखिर विशालता क्या इनके ताली बजाने पर वह रंग बदलती है? विशाल आदमी के दिल में भी इतने छोटे छोटे स्वांग। विशाल मूर्ति की छाती से चेदगंज की नकटया निकल रही है। काले सांड का नाक कटा है। काला भुज प्रेत विद्यार्थियों, अध्यापकों, नेताओं पर सवार है। तामझाम पर विद्यार्थी बिछा पड़ा है और काला प्रेत टांग पसार कर उस पर लेटा है। अध्यापक मुंह के बल पसरा हुआ है और काला प्रेत मोर मुकुट लगाकर सैनिक की तरह खड़ा है। नेता घुटनों के बल बैठा है और काला प्रेत लकड़ी की पन्नी से चमचमाती हुई तलवार उठाए ऐंठ रहा है। नकटया की सवारी निकल रही है। कागज का मतवाला, कागज का पंखा, कागज का मोर, कागज का सुग्गा, फेरी वाले भीड़ में बढ़े जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, आखिर ये क्या हो रहा है? काला सांड, काला प्रेत, आखिर ये कौन सी मूर्ति है? ये कौन शहर है? मैं तो निर्वासन की अवधि में शहर से बाहर हूँ। फिर मूर्ति अचानक ओझल हो जाती है। लोग रात ढलने के पहले वरना पार भाग रहे हैं। लोग अंधेरा होने के पहले अपनी खाली टोकरी कंधे पर झुलाते हुए गा रहे हैं, गंगा तोहरी लहरिया पैजिया ललचे। लोग ललचाई आंखों से खाट पर छिलमिलाते बल्ब देख रहे हैं। बांस पर आकाश दीप टंगे हैं, जल में तैरते दीपक है। लोग देख रहे हैं, अपनी चाल तेजी से बढ़ा रहे हैं।
मैं माथुरा के टूटे हुए खरहरे पर खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि ऐसे समय मेरी एक आंख पीठ पर क्या कर रही है। मेरे हाथों पर पंख उगाए हैं, मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। मेरे कंधे पर लदा शव मेरे पैर पर औंधा पड़ा है। शव मेरे पैर से चिपका है। मैं गंगा के ऊपर आकाश में उड़ रहा हूँ। ये शीतला घाट है। बजरे पर लिखी बड़ी बड़ी दुर्गा की मूर्ति है। भीड़ घाट में धसी पड़ी है। गंगा में दुर्गा की मूर्ति धस रही है। दुर्गा सन, ये 64 देवी का मंदिर है। शहनाई बज रही है। चारों ओर मुट्ठी भर भर कर गुलाल उड़ रही है। सर पर सफेद चुन्नीदार अर्थी के कुर्ते पर गली में सीढ़ियों पर सब कहीं गुलाल। होली का शाम है। यह हरिश्चंद्र घाट है। लंबा बांस उठाए हुए चंडाल खड़ा है। चिता जल रही है और एक बच्चे का शव नंगा पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ और एक आंख मेरे नीचे धस रही है और एक आंख ऊपर उड़ रही है। गंगा के ऊपर तंबू की तरह तने हुए आकाश पर नाव पर लदे हुए लोग गा रहे हैं। रामनगर में तिलकोत्सव है। भीड़ से डगमगाई नाव लहरों पर लुढ़कती, लहरों को काटती नावों का जाल। मेरी नीचे अटकी आंख शव को चीर रही है। इतिहास की आंखें होती है, वर्तमान की आंखें होती है। मैं सोच रहा हूँ। वह गली में खड़ा है और पागलों की तरह छाछ बजा रहा है। वह चौराहे पर झाड़ू उठाकर खड़ा है। वह छतरी के नीचे त्रिपुंड लगा है। मैं आकाश में, नगर के ऊपर पसरे हुए आकाश में उड़ रहा हूँ। अचानक आंख खुल जाती है। कोई दरवाजा पीट रहा है। अदबदाकर मैं दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजे पर सफेद कोट और कमर में पट्टा बांधा हुआ चपरासी खड़ा है। वह एक कॉपी मेरी ओर बढ़ाता है। मैं उसकी कॉपी पर अपना नाम पढ़ता हूँ, आखिर बाबू, और अपने हस्ताक्षर टिप देता हूँ। मन में कुछ मनहूस ख्याल आते हैं। मैं खेद और अपनी ही भौंडी हंसी पर आश्चर्य से सोचता हूँ। हाथ में लिफाफा है। मैं खोलता हूँ। आज से आपको विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किया जा रहा है। आप इस नगर से निर्वासित हैं। आप पर कार्यकारिणी ने आरोप लगाए हैं। मैं लिफाफे में अधूरी पड़ी हुई चिट्ठी मोड़ पर रख देता हूँ। दीवार खड़ी को देखता हूँ। यह समय आदेश पहुंचाने का नहीं हो सकता। दफ्तर 5 बजे बंद हो जाता है। शायद आदेश बाहर से आया है। अर्जेंट आदेश, दिल्ली दरबार का आदेश। मैं सोचता रह जाता हूँ। ये 5 पैरों वाला बैल मेरा चेहरा पहनकर दरवाजे पर क्यों खड़ा है? मैं अंधेरे से बाहर आ जाता हूँ। घाट पर बालू लादती नावें हैं। मंजूरे पास की नाव पर पत्थर की पटिया उठाकर घाट पर उतर रहे हैं। गंगा शांत है। हवा में थोड़ी शीत लहर का असर है। घाट की बुर्जी, सीढ़ियाँ, छतरी और सीढ़ियों के पीछे लकड़ी के पट्टे खाली पड़े हैं। जल में लंगट से बंधी हुई नावें डगमगा रही हैं। एक पटरे पर सूरा सोया है। उसकी पीठ पर लदी दफ्ती पर लिखे अक्षर चमक रहे हैं, अखबार, अखबार, अखबार। अंधेरे में बल्ब की पीली रोशनी में विशाल मकानों की पांद को मैं एक बार देखता हूँ। मैं एक खाली बुर्जी पर बैठ जाता हूँ। चांद आहिस्ता आहिस्ता आकाश में उड़ रहा है। गंगा में सफ़ेद फूलों का राजपथ बनाती हुई चांदनी है। और अचानक मुझे याद आ जाता है कि मेरे निर्वासन की अवधि शुरू हो गई है। मैं महसूस करता हूँ कि
ये उठे हुए भाई भाई करते खाट और किनारे के मकान चीख रहे हैं। अब समय नहीं रहा। अब काले धब्बे, काली छायाओं का फैलाव और अंधी पेंचदार गलियां पार करो जाओ। मैं उठता हूँ। मंजू पांडे मेरे आगे खड़ा हो जाता है। गली में पहरेदार है। पत्थर की पट्टियों पर उसकी लाठी बज रही है। मंजू पांडे राम नाम सत की है की आवाज सुनकर एक और खड़ा हो जाता है। शव को उठाए 4 आदमी है। पीछे लकड़ी के गट्ठे उठाए 2-1 आदमी। मंजू पांडे अपनी हथेली माथे पर रखता है। ईश्वर गंगी का तालाब, तालाब के चारों ओर सीढ़ियां, जल पर मैली काई है। कभी इसमें मस्ती के कागज का मतवाला टहलता है। मतवाले के सर पर कबीर शाही लंबी टोपी रहती थी। मतवाले के पेंदे में मिट्टी, पेंदे की वजह से उसका शंकु सीधा रहता था। लड़के जल पर मतवाला को जल का थक्का देते थे और मतवाला जल के थक्के से अपनी कबीर शाही टोपी को झुकाता चूमता जल में मस्त रहता था। मैं सोचता हूँ आज सीढ़ियाँ मैली है और जल के बीच बांस की चटाई भी नहीं बंधी है। रामचंद्र नदी पार नहीं कर रहे हैं। मेले की भीड़ भी नहीं है। कागज के मोर, काका कौवा, सुग्गे पंखिया और मतवाला भी नहीं बिक रहे हैं। खंडेल का मेला उजड़ गया है। मैं देश के कला विनोद में उलझा रह जाता हूँ। आगे है नाटी इमली, लहू सुनवा भी आरती के कुर्ते पर लाल गमछा रखे आगे आगे नहीं है। सवारी के आगे लाल लाल पगड़ी में कहार भी नहीं है। छतों और छज्जों पर क्वार सुदी एकादशी की भीड़ भी नहीं है। सब जगह खाली साय साय है। मैं हूँ और मंजू पांडे है और उसने खाटों, गलियों और सड़कों पर मुझे दौड़ाया है। मेरे कंधे पर शव पटक कर अभी एक हाथ छाड़ कर कह रहा था, लो अपने नगर की रक्षा करो, इसे लादे लादे घूमो और अफसोस के साथ सोचते रहो। मैं हंसा हूँ। काल कंबल और लाठी पटक कर जैसे कृष्ण ने कहा, जो लो अपनी काली कमरी, अपनी रोजी, अब बस। मैं सोचता हूँ ये 5 पैर वाला बैल मेरा चेहरा लगाकर नगर में कहाँ कहाँ मारा मारा फिरेगा। आखिर उसकी अतिरिक्त भूख उसे कहाँ तक चलाती रहेगी। वह एक दिन मेरी तरह थक जाएगा। एक दिन वह भी आधी प्यास लिए उलझ कर रह जाएगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा या मेरी तरह शहर से खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। कंटोनमेंट स्टेशन से काशी स्टेशन तक एक चेटी मुड़ी हुई सड़क पर दौड़ा रहा है बैल। आदमी का हल्का चेहरा बेचैनी महसूस कर रहा है। उसका 5वां पैर लंबी सड़क को लांघने की तरकीब में है। वह काशी स्टेशन से गंगा को देखता है और घावता है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि चेहरे पर थकान, मायूसी, असफलता और घुटन बढ़ रही है। वो 5 पैर वाला बैल भागता हुआ मैदान गिन नीची बाग की ढाल चढ़कर चौक में आ गया है। वह एक पैर से चौराहे पर खड़ा हो जाता है। वह तपस्या कर रहा है। एक टांग पर खड़ा 5 पैरों वाला सांड मेरे चेहरे से सोच रहा है, न एयो न तस्थो। वह भी अपर्णा की तरह उलझन में है। उसके एक हाथ में फूलों माला कोई चढ़ा गया है, कोई उसके दूसरे हाथ पर कागज का मतवाला रख गया है। उसके एक पैर में कूड़े की टोकरी औंधी पड़ी है और एक पैर पर औरतों ने मोली लपेट दी है। अपने अतिरिक्त पैर पर खड़ा 5 पैरों वाला बैल मेरे चेहरे से अपनी ही सभ्यता में झेम रहा है और मंजू पांडे की तरह छटपट हंसी हंस रहा है। वो मेरे चेहरे से सोचता है, अब न एयो न तस्थो, बस
फकनाशा निर्वासन। 5 पैर वाला बैल महसूस करता है। ये आदमी का चेहरा बड़ा करुण होता है। इसमें जब तक करुणा के धब्बे ऊपर आते हैं। सड़क खाली है, सिर्फ रिक्शे पर लुढ़के हुए रिक्शे वाले हैं। सड़क पर पसरी हुई गायें हैं। गायों को हरपेटते हुई सांड है। पटरी पर एक चूल्हा है, पानी खौल रहा है और चाय के कुल्हड़ नाभि में फूटे पड़े हैं। गोरी, एक विदेशी युवती, रामनामी पहने हुए आती है। मेरे चेहरे पर जाने क्या पड़ती है और एक पैर पर खड़े 5 पैरों वाले बैल को अपने देश के लिए खरीद लेती है। कुल्हड़ पीते हुए रिक्शे वाले हंसते हैं। टीकाधारी महेश पांडे हंसते हैं। आरती के कुर्ते में केसर का पान खुलाने में दुल्की बाबू हंसते हैं। यह लकड़ी के खिलौने, रेशम की साड़ी, गलीचे, कालीन, गंगाजल नहीं खरीद कर एक निकटू 5 टांगी बैल पर रोची है। खरीद ले भाई, खरीद ले। लोगों ने एक पैर पर खड़े बैल को विदेशी गोरी युवती के हाथों बेच दिया है और मेरा चेहरा लगाया हुआ बैल सोच रहा है। अब अचानक उसे अपनी आबाद गिरी याद आ जाती है। वो देखता है यहाँ कोई आधे चेहरे वाला है, कोई धड़हीन है, कोई मुखहीन और विपुल मुख का हो। वो सोचता है और अपनी अतिरिक्त टांग से दौड़ता है। गदौलिया शिक्षा शास्त्री, रमाती बैंग, लहुरावीर, सत्साव, 5 पैर वाला बैल स्वागत की फूलमाला, पौराणिक श्रद्धा की तिलक रोले, कूड़े की औंधी टोकरी को फेंकता है और भागता है। लहुरावीर चौराहा। मैं स्टेशन के पास की अंधेरी रात में भांड मंडली का नाच देखता रह जाता हूँ। हुस्ना की बाई परिचित महाराज के साथ संवाद कर रही है। राजा, हुस्नाई बाई धन नहीं लेगी, लल्लन फाट की कोटी है। हुस्ना की तरह की एक एक चीज त्याग कर हाथ छड़क ताल दे रही है। नहीं लेंगे करम का फास, राजा हम नाचेंगे। मैं सोच रहा हूँ और अंधेरी रात में खड़िया बिछाए हुए लोग बैठे हैं। चुंगी पर वजन तोलने वाली मशीन खाली है। मैं खड़ा हूँ, वो भागा हुआ आता है। उसकी सांसें फूल रही है। मेरा चेहरा चिकटा मुसा हुआ हो रहा है। वह अपने अतिरिक्त 5वें पैर पर खड़ा है और चुंगी चौकी की खटिया पर बैठे हुए लोग उसे घेर कर खड़े हो गए हैं। कोई उसे भविष्य बताने वाला ज्योतिषी बैल समझ रहा है, कोई उसे सिद्ध कर रहा है। वो महज मेरा चेहरा लगाए हाफ रहा है। 5 पैर वाला बैल कबीर शाही टोपी लगाए कागज का मतवाला मुझे सही सलामत सौंप देता है और चौराहे पर ही लुढ़क जाता है। मैं उसके पास बैठकर विलाप करता रह जाता हूँ। दम तोड़ती सभ्यता का बैल बुदबुदाता है। भागो, तुम्हें आधे नगर ने खदेड़ा है। मैं अपनी आबाद गिरी से पूरे नगर में दौड़कर थक गया हूँ। अब अपना चेहरा लो और मुझे किसी किले के बाहर खड़ा कर देना ताकि लोग जान सके कि आदमी का चेहरा लगाने वाला बैल 2 परस्पर विरोधी सभ्यताओं के बीच दौड़ते हुए मर गया। एक वो अधूरा वाक्य कहकर ही मर गया। मैं वहीं बैठा रहा। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं अकेला ही गम में, अधूरी साधना में हताश हूँ। अब यह 5 पैरों वाला बैल, चुंगी वाले अपनी अपनी खाट पर बैठ गए हैं। वे चिढ़ रहे हैं। मैं नसूगा आदमी उसका भविष्य ले डूबा। मंजू पांडे मेरी पीठ पर खड़ा है और छटफाट हंसी हंस रहा है। उसने 5 पैर वाले बैल का शव मेरे कंधे पर ला दिया है और मैं स्टेशन की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मैं हूँ, शव है, आधे नगर का शव और पौराणिक बैल का शव। स्टेशन के पुल की ढाल पर मैं हाफने लगता हूँ। मैं हूँ, शव है और थका देने वाली यात्रा है। सचल दुकान का दुकानदार पुल पर लुढ़क पड़ा है।
उसका मोटा चश्मा आंखों पर है, पेट में बंधी दुकान है और सोते सोते वह अपना भाग्य आजमा रहा है। माथे पर उसने हथेली से एक चोट की है। मेरी जेब से मंजू पांडे लिफाफा निकालता है और पढ़ता है, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, और हंसता है। सचल दुकानदार के पास वह फर्श पर कागज का मतवाला रख देता है। केवल सचल दुकानदार जाग जाता है और तेजी से अपान पेट और माथा ठोकने लगता है। मैं सोचता हूँ ये लाश कहाँ जाकर मुझे मुक्ति देगी। कब मैं इन औंधी लाशों का मुंह उलटूंगा। इंजन की सीटी बजती है। मैं आधे नगर की लाश और अपने पौराणिक बैल को लाद कर नगर को छोड़ देता हूँ।